नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके लिए क्लास 9th एनसीईआरटी विज्ञान की पुस्तक से अध्याय 3 और अध्याय 4 लेकर आए हैं। और यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि हमने आप क्लास 9th एनसीईआरटी का एक आपको मैराथन क्लास भी कराया था। और उस मैराथन क्लास की अगर हम बात करें तो वहाँ से आपका अध्याय 1 और अध्याय 2 ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। साथ में अध्याय 5 और अध्याय 6 ये भी आपका कंप्लीट हो चुका उस मैराथन में। साथ में अध्याय 12 की बात करें ध्वनि, तो ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो कुल मिलाकर 5 चैप्टर्स आपको हमने मैराथन में कराए थे टीआरई 3 के टाइम पे। तो आपने उनको, उम्मीद करते हैं कि आपने इन चैप्टर्स को देख लिया होगा। आज की क्लास में हम आपके लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 लेके आए हैं, परमाणु एवं अणु परमाणु की संरचना। इसके बाद अगला जो क्लास है उसमें आपको अध्याय नंबर 7 जीवों में विविधता का चैप्टर लेके आएंगे। और यह जो चैप्टर है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टि से और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं। और इस बार जो है पीआरटी में बात करें तो प्रश्न भी यहाँ से पूछा गया था। फाइलम इक्नोडर्माटा का जो प्रश्न था वो यहीं से लिया गया था। और इस बार उम्मीद भी है कि टीआरई 4 में आगे बढ़कर एग्जामिनर और भी प्रश्न आपसे यहाँ से पूछ सकता है। तो फाइलम इक्नोडर्माटा से भी आगे बढ़ते हुए जीव में जो विविधता वाला चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगले क्लास में आपको अध्याय नंबर 7 कराया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो जो यहाँ पर चैप्टर है हम बीमार क्यों होते हैं, ये चैप्टर आपको कराया जाएगा परीक्षा दृष्टि से। साथ में जो प्राकृतिक संपदा है ये आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है इन्वायरमेंट की क्लास में। तो अब यहाँ से इस चैप्टर को देखने की आवश्यकता नहीं है। साथ में खाद्य संसाधनों में सुधार, ये उतना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा दृष्टि से। और साथ में जो बाकी बचे चैप्टर्स यहाँ पर हैं जैसे कि गति, बल एवं गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य तथा ऊर्जा, तो यहाँ से आपको प्रश्नों के माध्यम से करा दिया जाएगा। इसको आपको जो है अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्लास 10th एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड चैप्टर्स आपने पढ़े भी हैं और साथ में क्लास 7th 8 में भी आपने अध्ययन किया है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, चैप्टर पे आते हैं। सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट भी जरूर करें आपको क्लास कैसी लगी। चैप्टर है आपका अध्याय 3 परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर हम बात करें तो एटम और मॉलिक्यूल्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमारे जो इतिहास में भारतीय दार्शनिक हुआ करते थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। तो महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य पदार्थ को विभाजित करते जाएंगे तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। और इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा था। तो भारत की बात करें तो भारत की तरफ से जो है परमाणु कह सकते हैं कि परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दिया था या खोज की थी, बताया था, तो महर्षि कणाद ने बताया था। तो ये आपसे परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ग्रीक दार्शनिक थे डेमोक्रिट्स। तो डेमोक्रिट्स की बात करें तो डेमोक्रिट्स को किस लिए जाना जाता है, तो इन्होंने परमाणु शब्द को दिया था। तो परमाणु शब्द किसने दिया था, जब आपसे पूछेगा प्रश्न कि परमाणु शब्द किसने दिया था तो डेमोक्रिटस का नाम याद रखिएगा। परमाणु शब्द को इन्होंने दिया था या एटम शब्द को इन्होंने दिया था। तो एटम या परमाणु शब्द को डेमोक्रिटस ने दिया था। अब यहाँ पर आते हैं तो एक जो है वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनी एल लेवोशिए। तो एंटोनी एल लेवोशिए की बात करें तो इन्होंने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया था जिनका आगे चलकर बहुत ही महत्वपूर्ण रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया था। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि एंटोनियो एल लेवोशिए ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया था। और बात करें यहाँ पर तो रासायनिक संयोजन के जो नियम हैं, 2 प्रकार के यहाँ पर नियम है जो आपको परीक्षा दृष्टि से याद रखने। तो रासायनिक संयोजन के नियम के अंतर्गत हम बात करें तो लेवोशिए और साथ में जोसेफ एल प्राउस्ट, तो लेवेशियो के साथ में जोसेफ एल प्राउस्ट 2 व्यक्ति थे। इन्होंने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के 2 नियम प्रतिपादित किए थे। तो आपसे अगर प्रश्न पूछेगा कि रासायनिक संयोजन के जो नियम है किसने प्रतिपादित किए थे, तो लेवेशियो तो थे ही, साथ में जोसेफ एल प्राउस्ट भी शामिल थे इसमें। रासायनिक संयोजन का जो नियम है, रासायनिक संयोजन का नियम है, इसके अंतर्गत जो पहला नियम आता है उसको हम बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम रासायनिक संयोजन के नियम के अंतर्गत पहला नियम है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ध्यान दीजिएगा,
द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। फिर दूसरा जो नियम है उसको बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम जो है यहाँ पर बात करें तो कोई भी यौगिक, इसके अनुसार कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है और इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का जो अनुपात होगा वो स्थिर होगा। इसी को स्थिर अनुपात का नियम कहा गया। जैसे कि यौगिक जो जल होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो द्रव्यमान का अनुपात होगा सदैव हमेशा 1:8 होगा। तो ये किस नियम से होगा? तो स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार यौगिक जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होगा? 1:8 होगा। ऐसे ही अमोनिया में बात करें तो अमोनिया में, जिसको हम NH3 के रूप में लिखते हैं, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहेंगे। तो 14:3 में N और H विद्यमान होते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर बात करें प्राउस्ट ने जो यह नियम था निश्चित अनुपात का या स्थिर अनुपात को, इसको किस तरीके से डिफाइन किया था कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। फिर यहाँ पर जॉन डाल्टन की बात की गई है। जॉन डाल्टन के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। जॉन डाल्टन की बात करें तो 1808 में इन्होंने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जॉन डाल्टन साहब ने कब परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? तो 1808 में प्रस्तुत किया था। और कई बार आपसे पूछा भी जाता है कि परमाणु की खोज किसने की थी इस रूप में। तो परमाणु की खोज जब इस प्रकार से आपको और विकल्प में जब आपको डाल्टन दिया रहेगा तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। तो कह सकते हैं कि आधुनिक समय में परमाणु की खोज में अगर हम बात करें तो डाल्टन को महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा जाता है। तो परमाणु की खोज अगर आपसे पूछे तो डाल्टन आप लगा सकते हैं आंसर में। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आइए परमाणु सिद्धांत को देखते हैं। डाल्टन साहब ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया था। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया था। और यहाँ पर बात करें तो ग्रीक के जो दार्शनिक थे उन्होंने द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को परमाणु नाम दिया था और डाल्टन ने भी उसको परमाणु नाम दिया था। अविभाज्य का मतलब क्या है कि ऐसा कण जो विभाजित नहीं हो सकता, और यानी कि सबसे छोटा जो कण था उसको नाम दिया गया था परमाणु या एटम। तो डाल्टन ने भी एटम नाम दिया था। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। तो जो रासायनिक संयोजन के नियम हमने अभी पीछे पढ़े हैं तो उन्हीं नियमों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा परीक्षा दृष्टि से कि किसके परमाणु सिद्धांत ने? तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की थी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व हो, यौगिक हो, मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं जिनको हम परमाणु कहते हैं। तो डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार क्या क्या पॉइंट्स हैं आपको परीक्षा दृष्टि से याद रखना है। सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं, यानी सभी द्रव्य एटम से बनते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, यानी एटम जो है वो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जो कि अनडिविजिबल है, यानी ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। तो सबसे छोटा जो कण है वो कौन है? परमाणु है। ये डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होंगे ना ही इनका विनाश होगा। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। फिर अब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। ये सब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। और किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है पहला और दूसरा पॉइंट यहाँ पर याद रखना है परीक्षा दृष्टि से। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, यानी एटम से बनते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होंगे ना ही उनका विनाश होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु कितने बड़े होते हैं? तो परमाणु त्रिज्या को यहाँ पर परीक्षा दृष्टि से याद रखिएगा कि परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है? तो परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि परमाणु त्रिज्या को एटॉमिक रेडियस को किस में नापा जाता है? तो एटॉमिक रेडियस को नैनोमीटर में नापा जाता है। और एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होते हैं। तो 1 मीटर की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 10⁻⁹ नैनोमीटर।
तो परमाणु त्रिज्या को किस में नापते हैं? नैनोमीटर में नापा जाता है, ये आप याद रखिएगा परीक्षा दृष्टि से। अब यहाँ पर कुछ त्रिज्या दी गई हैं, रेडियस दिया गया है, एटॉमिक रेडियस दिया गया है। तो हाइड्रोजन परमाणु का जो एटॉमिक रेडियस होता है, त्रिज्या होती है, वो कितना होता है? तो 10⁻10 मीटर। तो 10⁻10 मीटर। जल का जो अणु होता है 10⁻9 मीटर। और यहाँ पर हेमोग्लोबिन का जो अणु होता है 10⁻8 मीटर। ये आपको जो है याद रखना है। तो हाइड्रोजन परमाणु का कितना होता है? 10⁻10 मीटर। हेमोग्लोबिन अणु का कितना होता है? तो 10⁻8 मीटर। ये आपको दोनों याद रखना है परीक्षा दृष्टि से। डाल्टन की बात करें तो डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था। आजकल बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC तत्वों के नाम को स्वीकृति प्रदान करती है। तो कौन सी संस्था तत्वों के नाम को स्वीकृति प्रदान करती है कि किस तत्व का क्या नाम होगा? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर यहाँ पर आपको परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य बताया गया है कि जो परमाणु द्रव्यमान है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। इसके अनुसार प्रत्येक तत्व की एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। तो परमाणु द्रव्यमान का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से निकल के आया था? वो निकल के आया था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तत्व एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको सिंबल्स दिए गए हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा कि किस तत्व के लिए क्या सिंबल प्रयोग होता है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। 1961 में बात करें तो 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई जो थी कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। तो C12 कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप को हम परमाणु द्रव्यमान इकाई ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। तो परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में हम किसको प्रयोग करते हैं? तो कार्बन 12 समस्थानिक को, जिसको आइसोटोप बोलते हैं। तो परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई को पता लगाने के लिए या ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं मानक संदर्भ के रूप में? तो कार्बन 12 समस्थानिक को। कार्बन 12 समस्थानिक होता क्या? तो कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लिया जाता है। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए हैं। यहाँ पर आपको परमाणु द्रव्यमान दिया गया है। तो परमाणु द्रव्यमान में आप याद रखिएगा, आपसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान पूछा जा सकता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, कार्बन का उसी प्रकार 12 होता है। और यहाँ पर आप कुछ जो दिए गए हैं तो आप कम से कम इतना याद रखिएगा, हो सकता है कुछ आपसे पूछ लिया जाए। क्लोरीन का 35.5 होता है। आगे बढ़ते हैं। तत्वों के अणु, और यहाँ पर जो है अणुओं में भी कई प्रकार होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन की बात करें तो अणु 2 ऑक्सीजन परमाणु से बना है, इसलिए इसे द्विपरमाणुक अणु कहते हैं। तो जैसे N2 हो गया, O2 हो गया या CO2 हो गया, तो उस प्रकार से तो ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणु से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणुक अणु कहते हैं या O2 कहते हैं। और जब आपको मालूम है कि जब 2 की जगह पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करेंगे तो क्या प्राप्त होता है? तो ओजोन प्राप्त होता है। तो जब 3 ऑक्सीजन मिल जाएंगे तो ये हमारा ओजोन O3 बनता है। फिर यहाँ पर बताया गया है कि किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। तो अणु की परमाणुकता किसे कहते हैं? तो ये आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को हम अणु की परमाणुकता कहते हैं। फिर यहाँ पर आपको परमाणुक द्विपरमाणुक के बारे में दिया गया है, तो आपको बहुत ज़्यादा इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सरल यौगिकों के कुछ सूत्र दिए गए हैं जो आपको परीक्षा दृष्टि से पता होना चाहिए। हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करें तो HCl के रूप में हम इसको डिनोट करते हैं।
हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो H2S के रूप में, कार्बन टेट्राक्लोराइड को तो CCl4 के रूप में। फिर बात करें मैग्नीशियम क्लोराइड को तो MgCl2 के रूप में, एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करें तो Al2O3 के रूप में, कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो CaO के रूप में। बाकी क्लास 10th NCERT में हमने आपको इन सभी जो यौगिक हैं इनके इस्तेमाल के बारे में, यूज़ के बारे में परीक्षा दृष्टि से पढ़ाया भी है, तो वहाँ से आप लोग उस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सोडियम नाइट्रेट की बात करें तो NaNO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, तो CaOH2 और CaOH2 या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में भी क्लास 10th NCERT में कवर किया गया है। सोडियम कार्बोनेट के बारे में भी कवर किया गया है, Na2CO3 और Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, जिसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं या धोने का सोडा कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने क्लास 10th NCERT में पढ़ा है। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3, अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है NH4 ट्वाइस SO4। बाकी जो क्लास 6 to 8 के जो अभ्यर्थी हैं साइंस के, एक बार यहाँ पे जो प्रश्न आपको दिए गए हैं, इन प्रश्नों को उदाहरण में एक बार सॉल्व जरूर कर लीजिएगा परीक्षा दृष्टि से। चलिए मोल संकल्पना पे आते हैं। तो मोल का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आपको याद रखना परीक्षा दृष्टि से कि किसी पदार्थ के एक मोल में कणों, परमाणु, अणु अथवा आयन की जो संख्या होती है निश्चित होती है, और जिसका मान कितना माना गया है तो 6.022 गुणे 10 के पावर 23। तो ये आपको याद रखना है कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की जो संख्या होती है कितनी होती है, तो 6.022 मल्टीप्लाई होके इंटू 10 टू द पावर 23 होता है, और इसको हम अवोगाद्रो स्थिरांक कहते हैं या अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसको हम अवोगाद्रो संख्या कहते हैं या अवोगाद्रो स्थिरांक कहते हैं। तो अवोगाद्रो संख्या या अवोगाद्रो स्थिरांक को हम 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को कहते हैं। और यह क्या दिखाता है, तो एक मोल में कणों की संख्या को दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोल शब्द का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था, तो मोल शब्द की यहाँ पर बात करें तो किसने प्रस्तावित किया था, तो 1896 में विल्हेल्म ओस्टवाल्ड नाम के एक व्यक्ति थे। तो विल्हेल्म ओस्टवाल्ड ने मोल शब्द प्रस्तावित किया था। 1967 में मोल इकाई स्वीकार किया गया था, जो कि परमाणुओं एवं अणुओं की बृहद संख्या को निरूपित करने का सरल उपाय है। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। बाकी जो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, तो 6 to 8 के जो अभ्यर्थी हैं साइंस के, इन सभी उदाहरणों को एक बार, एग्जाम्पल्स को एक बार देख लीजिएगा, परीक्षा दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी PRT के जो अभ्यर्थी हैं आपको ये प्रश्न देखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। यहाँ पे पॉइंट है उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अवोगाद्रो स्थिरांक है, जो कि 12 ग्राम में विद्यमान कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। चलिए अब अगले चैप्टर पे पहुंचते हैं, चलते हैं। चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना की बात करें तो यहाँ पर 19वीं शताब्दी तक यह जानकारी हमें मिल गई थी कि परमाणु साधारण एवं अविभाज्य कण नहीं है। 19वीं शताब्दी में यह मालूम हो चला था। डाल्टन ने जब बताया था तो डाल्टन ने बताया था कि जो है परमाणु अविभाज्य है, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे पता चलने लगा और जानकारी मिली कि जो है परमाणु जो है अविभाज्य कण नहीं है, यानी परमाणु से भी छोटे जो कण हैं वो संभव हो सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणुक कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का पता किसने लगाया था या इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन या जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो ये आपसे परीक्षा में पूछा गया है कई बार, तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने किया था। फिर यहाँ पर बात करते हैं प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो परीक्षा दृष्टि से याद रखिएगा प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की बात करें यहाँ पर तो प्रोटॉन की जो खोज की थी वो थी ई गोल्डस्टीन ने किया था। तो ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किया था। तो इन्होंने कैसे किया था, तो गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की थी जिसे उन्होंने कैनाल रे का नाम दिया गया था। और ये किरणें धन आवेशित विकिरण थीं, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई थी।
और इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर था किंतु विपरीत था, और इन्हीं को हम जो है क्या बोला गया, इनके द्वारा प्रोटॉन बोला गया। और इनका जो द्रव्यमान था इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है, उनको प्रोटॉन नाम दिया गया। तो जब आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा प्रश्न कि प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपका क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ई गोल्डस्टीन। तो ई गोल्डस्टीन ने खोज किया था प्रोटॉन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऐसा माना गया कि परमाणु जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं, और यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। फिर परमाणु की संरचना की बात करें तो परमाणु की संरचना के अंतर्गत परमाणु के भीतर जब दो मूल कणों का खोज हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो गई, तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो फेल हो गया। यानी कि डाल्टन ने बोला था कि सबसे छोटा क्या है, परमाणु है, लेकिन परमाणु के भीतर ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जब खोज हो गई तो डाल्टन का जो सिद्धांत है वो फेल हो गया। अब थॉमसन का परमाणु मॉडल आया यहाँ पर, तो जे थॉमसन का यहाँ पर एटॉमिक मॉडल आया था, परमाणु मॉडल आया था, जो आपका परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इन्होंने क्या बताया था, तो इनके अनुसार जे थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह धसे होते हैं। और इनके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धन आवेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे हैं। तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि तरबूज वगैरह ये सब नहीं आपसे पूछा जाएगा, बट यहाँ पे आपको देख सकते हैं। तो धनात्मक गोला है थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार, और इलेक्ट्रॉन अंदर धसे हैं। और यहाँ पर आपको थॉमसन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण इनको 1906 में नोबेल मिला था। तो 1906 में इनको इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण नोबेल मिला था। थॉमसन का मॉडल ये आपको परीक्षा दृष्टि से याद रखना है, बाकी तरबूज वगैरह जो भी आपने पढ़ा उसको छोड़ दीजिए खा के। तो थॉमसन ने क्या प्रस्तावित किया था, तो परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि थॉमसन के मॉडल के अनुसार क्या बोला गया कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। फिर है ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। तो इन्होंने बोल दिया कि परमाणु जो है वो उदासीन होते हैं वैद्युतीय रूप से। क्यों होते हैं, क्योंकि ऋणात्मक और धनात्मक जो आवेश है परिमाण में बराबर होंगे, यानी जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो संख्या होगी परिमाण होगा वो बराबर होगा, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होगा। ये किसने कहा था, तो थॉमसन ने बोला था। फिर यहाँ पर बात करते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था इसके बाद। और रदरफोर्ड की बात करें तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है। उन्होंने एक प्रयोग किया था, और इस प्रयोग में इन्होंने क्या किया था, तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था। तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। और इस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में एक महत्वपूर्ण चीज़ की खोज हुई थी जिसके बारे में अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड की बात करें तो इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है ये जानना चाहते थे, और इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया, और इन्होंने सोने की पन्नी चुनी क्यों थी, सोने का जो फॉइल है उसको चुना क्यों था, क्योंकि ये बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की पन्नी 1000 परमाणु के बराबर मोटी थी। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं और ये धन आवेशित होते हैं। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न ये भी पूछा गया है कि अल्फा कण में कितना जो है मतलब चार्ज होता है, तो +2 चार्ज होता है। तो द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। तो अल्फा कण याद रखिएगा, जो अल्फा कण होते हैं द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं और ये धन आवेशित होते हैं। और इनका जो द्रव्यमान होता है अल्फा कण का वो कितना होता है, तो 4 यूनिट होता है। फिर जो अंदाजा लगाया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब ने कि अल्फा कण सोने के परमाणु में विद्यमान और परमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इसके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। फिर यहाँ पर आपको सोने की परत द्वारा अल्फा कणों का प्रकीर्णन यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन हुआ क्या, जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। और इसमें क्या क्या परिणाम निकले तो ये आपको परीक्षा दृष्टि से याद रखना है। तेज गति से चल रहे अधिकतर जो अल्फा कण थे सोने की पन्नी से सीधे निकल गए।
तो पहला इसमें इन्होंने पॉइंट नोट किया कि तेज गति से चल रहे जितने भी अल्फा कण थे सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए, यानी उसमें डिफ्लेक्शन हुआ। तो कुछ अल्फा कण जो थे पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में एक कण वापस आ गया। यहीं से जो है खोज हुआ था किसका? एटॉमिक न्यूक्लियस का। तो एटॉमिक न्यूक्लियस या परमाणु नाभिक का जो खोज किया गया रदरफोर्ड के द्वारा, वो कैसे किया गया? तो यहीं से किया गया कि जो 12,000 कणों में एक कण वापस आ गया। तो यहाँ पर जो है सोचा रदरफोर्ड ने, और रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था कि जैसे आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारिए और वह लौटकर वो आपस को चोट पहुँचा दे। तो इस तरह मतलब ज़्यादा अप्रत्याशित परिणाम था। रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक भी कहा जाता है। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसको नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वो बहुत प्रसिद्ध हुए। तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड। 1908 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए, और अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले थे। वो परिणाम क्या क्या है? पहला है, परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है। यानी परमाणु के भीतर जो अधिकतर भाग वो खाली है। यानी कि जो बताया था जे थॉम्सन ने कि इलेक्ट्रॉन धंसे पड़े, तो ऐसा कुछ नहीं था। परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल गए थे। फिर बात करें तो बहुत कम कण ऐसे थे जो अपने मार्ग से विक्षेपित हुए, जिससे ज्ञात होता है कि परमाणु में धन आवेशित भाग बहुत कम है। तो बहुत कम कण थे जो अपने मार्ग से विक्षेपित हुए, जिससे पता चला कि परमाणु में धन आवेशित भाग बहुत कम है। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। तो जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, यही परमाणु नाभिक के खोज का कारण बना। तो इन्होंने बताया कि बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए। 180 डिग्री का मतलब है कि जिस मतलब यहाँ से गए और वापस इसी लाइन पर वापस आ गए, यानी जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। तो 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए, जिससे संकेत मिला कि सोने की जो परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग, यानी जो पूरा पॉजिटिव चार्ज था सोने के परमाणु का, एटम का, और द्रव्यमान वो कहाँ पर था? तो परमाणु के भीतर वो बहुत कम आयतन में सीमित है, और वो जिस स्थान पर सीमित है उसी स्थान को बोला गया पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। और यहाँ पर इन्होंने एक निष्कर्ष भी निकाला था कि जो नाभिक की त्रिज्या होगी परमाणु की त्रिज्या से 10 की पावर 5 गुना छोटी होती है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा परीक्षा दृष्टि से कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है, यानी कि ये एटम हो गया, एटम के अंदर न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस की जो त्रिज्या है ये परमाणु की त्रिज्या से 10 की पावर 5 गुना छोटी है। और अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसके क्या क्या लक्षण थे? तो परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है या परमाणु नाभिक कहा जाता है। और एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ पर होता है? तो नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रदरफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस मार्ग में चक्कर लगाते हैं? तो वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। तो परमाणु के आकार के मुकाबले नाभिक का आकार काफ़ी कम है। कितना कम है? तो 10 की पावर 5 गुना छोटा है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों की बात करें तो वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन अस्थायी हो पाना संभव नहीं है, और कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार अस्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, लेकिन हम सभी जानते हैं कि परमाणु अस्थायी होता है। तो कुल मिलाकर परमाणु के अस्थायी होने को जो है रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है ये बता नहीं पाया। इसलिए आगे चलकर एक और मॉडल आया जिसका नाम था बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर का एटॉमिक मॉडल, नील बोर का एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड के मॉडल पर जो भी आपत्तियां हुई थी उनको दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में बताया। और इन्होंने क्या बताया था? तो नील बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहा गया।
और साथ में जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने एक्सप्लेन किया था। नील बोर की बात करें तो इनकी 3 पुस्तकें यहाँ पर दी गई एनसीईआरटी में। तो द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपसे पूछा जा सकता है। एटॉमिक थ्योरी और द डिकंस्ट्रक्शन ऑफ नेचर, तो ये तीनों पुस्तकें किसकी हैं? तो ये नील बोर की हैं, प्रोफेसर नील बोर की। और साथ में इन कक्षाओं या कोशों को ऊर्जा स्तर कहा गया। एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को यहाँ पर दिखाया गया है, KLMN के नाम से यहाँ पर दिखाया गया है कि ये नाभिक हो गया, और साथ में कक्षा K हो गया, फिर कक्षा L हो गया, कक्षा M हो गया, कक्षा N यहाँ पर दर्शाया गया है। फिर न्यूट्रॉन की बात करते हैं। तो न्यूट्रॉन की बात करें तो 1932 में जेम्स चैडविक साहब ने 1932 में जेम्स चैडविक ने एक अपरमाणु कण की ओर खोज कर दी, जो कि अनावेशित था और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। तो द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था और अनावेशित था। अनावेशित का मतलब है कि कोई भी चार्ज नहीं, ना पॉजिटिव चार्ज है ना निगेटिव चार्ज है। तो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था, जिसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने, और इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा था। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो हाइड्रोजन को छोड़कर, तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन को छोड़कर न्यूट्रॉन सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? तो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है, यही परमाणु का द्रव्यमान होता है। फिर यहाँ पर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला बताया गया है कि इस नियम के अनुसार किसी भी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र 2n² है। तो 2n² है, यानी कि जो k कोश होगा वहाँ पर n की जगह 1 रख देंगे तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार जो l कोश है, l कोश में 2 की जगह पे 2n² है तो n की जगह पे 2 रख देंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। m कोश में जो है n की जगह 3 रख देंगे तो 18 हो जाएगा, और जो चौथा कक्ष है वहाँ पर हम 4 रख देंगे तो 32 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण देख सकते हैं। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 8 हो सकती है, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। यहाँ पर आपको संयोजकता दिखाया गया है, बैलेंसी के बारे में यहाँ पर दिखाया गया, दर्शाया गया है। तो कोई आपको बहुत ज़्यादा इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है जिसे हम संयोजकता कहते हैं। बाकी पूरा लिस्ट दिया गया है। परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। तो परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की जो संख्या होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या बोलते हैं। जेड से इसको दर्शाया जाता है। तो परमाणु संख्या बराबर क्या हो जाता है? प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या हो जाता है, इसको हम जेड से दर्शाते हैं। द्रव्यमान संख्या की बात करें तो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसमें विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कारण होता है। तो द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ऐड कर देंगे, और ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें हम न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। तो न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। तो ये भी आपको याद रखना है रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से कि परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक न्यूक्लियस में होता है। यहाँ पर किसी परमाणु को दर्शाने के लिए द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के रूप में इस तरीके से दर्शा सकते हैं। तत्व का प्रतीक होगा, ऊपर हम द्रव्यमान संख्या लिखेंगे, नीचे हम परमाणु संख्या लिखेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे कि नाइट्रोजन को हम इस प्रकार से लिखें N14 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ऊपर होगा उसको हम द्रव्यमान संख्या बोलेंगे और नीचे परमाणु संख्या। तो जो 14 यहाँ पर है वो द्रव्यमान संख्या दर्शा रहा है, 7 यहाँ पर जो है परमाणु संख्या दर्शा रहा है। तो 7 परमाणु संख्या, 14 द्रव्यमान संख्या को दर्शा रहा है।
समस्थानिक क्या होता है, तो परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो समस्थानिक की बात करें, प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणु की पहचान की गई है जिनकी परमाणु संख्या, ध्यान दीजिएगा कि जिनकी परमाणु संख्या समान है, तो जिनकी परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग, तो द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, परमाणु संख्या समान है, तो ऐसे तत्वों को हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 यहाँ पर समस्थानिक होते हैं, और वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर दिया गया है प्रोटियम यानी 1H1, ड्यूटेरियम आता है 2H1, फिर ट्राइटियम आता है 3H1। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि परमाणु संख्या तो समान है, यानी कि नीचे का जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आधार पर जो परमाणु संख्या है वो समान है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, तो द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। तो ऐसे जो तत्व होते हैं इनको हम बोलते हैं समस्थानिक। फिर ऐसे ही कार्बन की बात करें तो कार्बन 12,6 और कार्बन 14,6, तो ये भी आपस में समस्थानिक है। इसी प्रकार क्लोरीन के समस्थानिक यहाँ पर दर्शाए गए हैं। और जब एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो उनको हम समस्थानिक कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर समस्थानिक के अनुप्रयोग दिए गए हैं, तो समस्थानिक के अनुप्रयोग इस्तेमाल परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या क्या है देख लेते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा भी गया है। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है। तो ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। दूसरा है कैंसर के रूप में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग करते हैं। तो कोबाल्ट का जो समस्थानिक होता है उसको हम किसके उपयोग में, उपचार में करते हैं, तो कैंसर के उपचार में उपयोग करते हैं। फिर है घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग भी हम करते हैं। तो आयोडीन का जो समस्थानिक होता है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कोबाल्ट का कौन सा समस्थानिक है जो कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है, घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन का कौन सा समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं समभारिक पर। तो समभारिक क्या होते हैं, तो समभारिक जो है समस्थानिक के जस्ट उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। अलग अलग परमाणु संख्या होगी इसमें, तो तत्वों को, और यहाँ पर द्रव्यमान संख्या बराबर होगी। तो जब द्रव्यमान संख्या बराबर होगी तो उसे हम समभारिक कहेंगे। परमाणु संख्या यहाँ पर सेम होगी। तो ये आपका जो क्लास है यहाँ पर कंप्लीट होता है। जो यहाँ पे फैक्ट्स दिए गए इनको आप देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज क्रमशः जे थॉमसन और ई गोल्डस्टीन ने की, तो यहाँ पर भी लिखा गया है। तो एक बार देख लेते हैं पॉइंट्स को। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने किया। जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया था इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग ने परमाणु केंद्रक की खोज की। तो परमाणु नाभिक या परमाणु केंद्रक जिसको हम एटॉमिक न्यूक्लियस कहते हैं, तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट द्वारा इसकी खोज की गई। और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है और इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं। परमाणु की स्थिरता इस मॉडल से व्याख्या नहीं की जा सकी। नील बोर का जो मॉडल था वो अभी तक का सबसे सफल मॉडल था। उन्होंने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित है। अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षाएं भर जाती हैं तो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा। फिर जेम्स चैडविक ने क्या किया, तो जेम्स चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति को खोजा, यानी न्यूट्रॉन को खोज डाला। इस प्रकार परमाणु के 3 अपरमाणु कण हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, प्रोटॉन धन आवेशित होते हैं और न्यूट्रॉन क्या होता है, अनावेशित होता है, यानी कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/2000 गुना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/2000 गुना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति होती है। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान जितने भी प्रोटॉन होंगे उनकी संख्या के बराबर होगी। द्रव्यमान संख्या की बात करें तो केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होगी, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमान संख्या, और केवल जब प्रोटॉन की बात आएगी तो परमाणु संख्या। समस्थानिक की बात करें तो समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है।
और परमाणु संख्या क्या होगी, तो सेम समान होगी। परमाणु संख्या समान होगी, द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी। समभारी क्या होंगे, तो वो परमाणु होंगे जिनकी द्रव्यमान संख्या जो है समान होगी लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होगी। तो आप एक याद रख लीजिए, समस्थानिक। तो समस्थानिक परमाणु संख्या समान होगी, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगी, इसी का जस्ट अपोजिट समभारिक हो जाएगा। तो आज का जो क्लास है कंप्लीट होता है। आप कमेंट करके बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। परीक्षा दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो आपको यहाँ से प्रेषित कर दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, तो एक देख लेते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग आपको मालूम है परमाणु केंद्रक एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज के लिए उत्तरदायी था। चलिए अगला, यहाँ पर आप एक तत्व में समस्थानिक होते हैं। तो एक तत्व के जो समस्थानिक होते हैं समान भौतिक गुण होंगे, भिन्न रासायनिक गुण होंगे, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होगी, भिन्न परमाणु संख्या होगी। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो एक तत्व में जो समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि जो समस्थानिक होते हैं, जो समस्थानिक होते हैं, तो समस्थानिक में जो परमाणु संख्या है वो समान होगा, परमाणु संख्या समान होगा, और जो द्रव्यमान संख्या वो अलग अलग होगा। तो द्रव्यमान संख्या अलग होगा, तो परमाणु संख्या समान होता है, द्रव्यमान संख्या अलग होता है समस्थानिक में। भिन्न परमाणु संख्या दिया, ये तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पर आपको बाकी अपने हिसाब से बताना है, अपना थोड़ा सा जो है दिमाग लगाइए और बताइए कि यहाँ पे इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद। और आगे के क्लास में हम आपको जो क्लास 7th है जिसका नाम चैप्टर जीवों में विविधता, तो अगला जो चैप्टर आपका आएगा क्लास 9th एनसीईआरटी से वो ये आएगा जीवों में विविधता, जिसमें हम महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा दृष्टि से कवर करने वाले हैं। तो कमेंट कीजिएगा क्लास कैसी लगी।